बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने टर्नर सिंड्रोम के बारे में कुछ डिस्कशन की। तो आज जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है वो अबाउट क्लेनफेल्टर सिंड्रोम है। क्लेनफेल्टर सिंड्रोम जो है ना, ये किस चीज़ को कहते हैं और इसको हम रिलेट करेंगे टर्नर सिंड्रोम के साथ, ठीक है। जिस तरह से टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम एंड जेनेटिक डिसऑर्डर्स को हमने फुली डिस्कशन, फुली एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, बिल्कुल उसी तरह से क्लेनफेल्टर सिंड्रोम को भी डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे साथ 4th सेमेस्टर बीएस नर्सिंग की एक पार्ट है, ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी 2 की। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को बहुत जल्द मिल सके। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिखा गया है XXY। इसका मतलब ये है कि क्लेनफेल्टर सिंड्रोम वो सिंड्रोम होता है जो कि हमारे साथ हमेशा मेल की सिंड्रोम होगी, ठीक है। इसमें फीमेल शामिल नहीं है। जिसी तरह से जो टर्नर सिंड्रोम थे वो ओनली फॉर फीमेल, ठीक है। इसी तरह से ये जो क्लेनफेल्टर सिंड्रोम है ये बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ मेल्स की सिंड्रोम है। इसको सिंड्रोम क्यों कहते हैं? तो इसमें कम्बिनेशन ऑफ या ग्रुप ऑफ डिसीज़ होते हैं, इस वजह से इसको हम सिंड्रोम का नाम रेफर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि व्हाट इज़ क्लेनफेल्टर सिंड्रोम। क्लेनफेल्टर सिंड्रोम कहते किस चीज़ को है, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम होता क्या है, ठीक है। तो बताया गया है कि ये हमारे साथ एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जबकि आप लोगों ने देखा होगा कि टर्नर सिंड्रोम जो है ना वो भी जेनेटिक डिसऑर्डर है, लेकिन वहाँ पे लिखा था कि मेडिकल क्या है, मेडिकल डिसऑर्डर्स था, ठीक है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स है। क्लेनफेल्टर सिंड्रोम इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर दैट ओनली अफेक्ट्स मेल, जो कि ओनली एंड ओनली अफेक्ट करती है किसको, मेल्स को, ठीक है। यानी जो क्लेनफेल्टर सिंड्रोम है वो हमेशा ओनली एंड ओनली मेल्स में होगा। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि मेल्स की जो नॉर्मल क्रोमोसोम होती है वो हमारे साथ 46XY होती है, ठीक है। जबकि यहाँ पे ये जो डिसऑर्डर है ये होगा 47XXY। यानी इसका मतलब ये है कि एक एक्स इनदर ऐड होगा, जो कि नॉर्मल से एबनॉर्मल कंडीशन की तरफ ले चलता है। यानी इसका मतलब ये है कि इस मेल में एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल मेल, फीमेल की एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होगी, फीमेल के करेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा होंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें डबल XY है। डबल XY जो कि डबल X जो है ना वो फीमेल में होती है। तो इसका मतलब ये है कि फीमेल की करेक्टरिस्टिक इस मेल में बहुत ज़्यादा होगी। फर्दर बताया गया है कि इट अकर्स व्हेन अ बेबी इज़ बोर्न विद 1 और मोर एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम, एक या एक से ज़्यादा एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम। मतलब ये कि नॉर्मल मेल जो है ना वो XY क्रोमोसोम के साथ पैदा होता है, ठीक है। अगर ये एबनॉर्मल पैदा हो गया, यानी क्लेनफेल्टर सिंड्रोम के साथ पैदा हो गया, तो मतलब ये कि या तो उसमें 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम यानी डबल XY क्रोमोसोम होगी, या उससे भी ज़्यादा ट्रिपल, 4 इस तरह से 4, 5, 6, 7 इसी तरह से X क्रोमोसोम विद Y क्रोमोसोम, ठीक है, इस तरह से भी हो सकते हैं। ये भी हमारे साथ 6 क्रोमोसोम्स की एबनॉर्मेलिटी होती है, जो कि ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स की एबनॉर्मेलिटी नहीं होती। ऑटोसोमल क्रोमोसोम बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, लेकिन ये जो 6 क्रोमोसोम है इसमें एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, ठीक है, विच काज अ बॉय प्रोड्यूस लेस टेस्टोस्टेरोन। और इस एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम की वजह से फिर जो बॉयज़ क्लेनफेल्टर सिंड्रोम के साथ पैदा हो जाते हैं तो उसमें टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन जो है ना वो बहुत कम हो जाती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल बॉयज़। ड्यू टू हैविंग एन एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम द मेल मे पॉसिबली हैव सम पोजीशन ट्रेट अनयूजुअल फॉर मेल। बताया गया है कि जिस मेल में भी जो भी क्लेनफेल्टर सिंड्रोम के साथ मेल है, ठीक है, तो उसमें क्या होगी, उसमें एक X क्रोमोसोम जो है ना वो ज़्यादा होगी, एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो नॉर्मल मेल के बजाय मतलब उसमें बहुत ज़्यादा ऐसी एबिलिटीज़ होगी जो कि नॉर्मल मेल्स में नहीं होती, लाइक फीमेल की एबिलिटीज़, लाइक फीमेल की करेक्टरिस्टिक, जैसे कि ब्रेस्ट की डेवलपमेंटल होना, ठीक है। दूसरा ये कि जो मतलब वो टालर होगी एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल मेल्स, ठीक है, उसकी टाल जो मतलब हाइट होती है वो बहुत टाल होती है। तीसरा ये कि उसकी बॉडी स्ट्रक्चर जो है ना वो फीमेल की तरह होती है, उसकी जो हैप्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। फर्दर ये कि वो ज़्यादातर मेकअप शेकअप वगैरह भी कर देते हैं। वो मेल ऐसे होते हैं कि वो ज़्यादातर ये जो क्रीम पाउडर वगैरह होते हैं उससे ज़्यादा अटैच होते हैं, उससे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, ठीक है। तो
तो मतलब ये कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स में ऐसी एबिलिटी होगी जो कि बज़ाहिर तो मेल होगा बट उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो फीमेल की तरह होगी, तो उस कंडीशन को फिर हम रेफ़र करते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। Instead of an XY chromosome pattern which some male have, these males have an XXY पैटर्न। बताया गया है कि नॉर्मल मेल्स में जो होते हैं वो जस्ट उसकी जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो XY होते हैं, लेकिन ये मेल्स जो होगी जो कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के साथ पैदा हुए हैं तो इसमें XXY होगी, फीमेल की कैरेक्टरिस्टिक होगी। ठीक है, यहाँ पे आप लोग इस टेस्ट की तरफ देख सकते हैं, ये जो नॉर्मल ऑटोसोमल क्रोमोसोम है वो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन ये जो सेक्स क्रोमोसोम है तो उसमें क्या है कि डबल X एंड 1 Y है, यानी इसका मतलब ये है कि ये एक X जो है ना वो एक्स्ट्रा आ गया है और इस एक्स्ट्रा क्रोमोसोम की वजह से इस बंदे में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम अकर हो गया है। सम पीपल विद क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कंसिडर देमसेल्फ टू बी ट्रांसजेंडर। कभी कभार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसमें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होते हैं लेकिन वो अपने आप को कंसिडर करते हैं कि वो ट्रांसजेंडर है। यानी आप लोगों ने सुना होगा कि जो मेल था या फीमेल थी उससे मेल मतलब वो मेल बन गई। ठीक है, किसी प्रोसीजर के ज़रिए से, किसी सर्जरी के ज़रिए से वो मेल बन गई। ज़्यादातर सोसाइटी में ऐसा होता है कि मेल जो होते हैं वो फीमेल जो होते हैं ना वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, मेल्स में, उसमें मेल की कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स भी ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने आप को ट्रांसजेंडर समझते हैं, यानी ऐसा मतलब कि वो अपने आप को ऐसा समझते हैं कि मतलब वो फीमेल है और उससे मेल बन जाती है। ठीक है, यानी उसकी जो जेंडर है वो चेंज हो जाती है। तो ये हमारे साथ फिर वो ट्रांसजेंडर की बात जो है ना वो अलग है, लेकिन यहाँ पे ये लोग अपने आप को वैसे ही समझते हैं, इंटरसेक्स आर ट्रांससेक्सुअल। ठीक है, इसी तरह से ये समझते हैं ड्यू टू हैविंग इन मोर फेमिनिन अफेयरेंस एंड आर मोर फेमिनिन इमोशंस। ठीक है, और ये क्यों समझते हैं, क्योंकि इन लोगों में जो फेमिनिन अफेयरेंस या फेमिनिन इमोशंस है वो ज़्यादा हो जाती है, तो इस वजह से ये लोग अपने आप को ट्रांसजेंडर समझते हैं। हिस्ट्री ऑफ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की हिस्ट्री क्या है, तो इसकी हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो ये जो है ना ये 1942 में एक डॉक्टर था, एक फिजिशियन था जिसका नाम था हैरी क्लाइनफेल्टर। उसने क्या किया था, इसको डिस्कवर किया था और उसने सिर्फ एक मतलब सिर्फ वो अकेला नहीं था बल्कि उसके साथ एक ग्रुप था, हॉस्पिटल का एक ग्रुप था। हॉस्पिटल इन बोस्टन में एक ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स थे जिसने उसके साथ ये काम किया और इसको क्या किया, डिस्कवर किया। ठीक है, तो और ये कहाँ पे डिस्कवर किया था, हॉस्पिटल इन बोस्टन। ठीक है, ये आप लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि बोस्टन के हॉस्पिटल में इसने क्या किया था, इसको डिस्कवर किया था, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को डिस्कवर किया था और इसका नेम क्या था, हैरी क्लाइनफेल्टर था। इस वजह से इसने इस डिजीज़ को भी या इस सिंड्रोम को भी नेम दे दिया क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, डॉक्टर रिपोर्टेड अ ग्रुप ऑफ मेल्स विद इनलार्ज ब्रेस्ट। डॉक्टर ने रिपोर्ट किया था कि ग्रुप ऑफ मेल्स ऐसे है जिसका मतलब इनलार्ज ब्रेस्ट है, यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीमेल है। ठीक है, स्पेशल्स है, उसका फेस जो है ना वो बिल्कुल फीमेल की तरह विदाउट हेयर्स है। ठीक है, एंड बॉडी हेयर्स जो है ना वो भी फीमेल की तरह मतलब ज़्यादा हेयर्स नहीं है। स्मॉल टेस्टिस, उसकी टेस्टिस जो है ना वो स्मॉल थे। ठीक है, इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस स्पर्म, और स्पर्म की एबिलिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि प्रोड्यूस कर सके। तो उस दौरान इसने क्या किया, इसने ये इस पर काम स्टार्ट किया क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पे और लास्ट में उसने क्या एक सिंड्रोम को डिस्कवर किया जिसका नाम पे रख दिया क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, बाय द लेट 1950 रिसर्च डिस्कवर्ड दैट दीज मेन हैड एन एक्स्ट्रा 6 क्रोमोसोम दस हैविंग द पैटर्न XXY। और फिर फर्दर जब ये क्रोमोसोम सही से इस पर रिसर्च हो गया तो ये डिस्कवर हो गया कि ये जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है इसमें क्या होता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है मेंस में। ठीक है, मेन में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा 6 क्रोमोसोम होता है जिसका पैटर्न XXY की तरह होता है। तो ये XXY जो है ना ये फीमेल की कैरेक्टर ज़्यादा मेल में ला देते हैं और उस कंडीशन को फिर हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम रेफर्स करते हैं।
स्टूडेंट्स ये आप लोग देख सकते हैं टेस्ट किया गया है तो नॉर्मल जो क्रोमोसोम की जो आप लोग देख सकते हैं इसकी जो पैटर्न है वो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन अगर 6 क्रोमोसोम की तरफ आप लोग देख ले ये सारे ऑटोसोमल क्रोमोसोम है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन ये जो X6 क्रोमोसोम है इसकी तरफ अगर आप लोग देख ले तो इसमें क्या है 2 के जगह 3 क्रोमोसोम्स आ गए हैं, यानी XXY आ गया है, ठीक है, जो कि हमारे साथ क्या रिफर कर देती है, क्या शो कर देती है, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम। अदर नेम फॉर क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम की अदर नेम भी है, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से अब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ बताया गया है कि 47XXY, यानी आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमने डिस्कस किया टर्नर सिंड्रोम, तो टर्नर सिंड्रोम में एक X क्रोमोसोम थी तो उसका नेम पर रखा गया था 45X क्रोमोसोम, ठीक है, यहाँ पे अब एक X क्रोमोसोम ज़्यादा आ गया है, ठीक है, तो नॉर्मल जो है ना वो 46XY होती है मेल में, तो यहाँ पे एक X ज़्यादा आ गया तो 47XXY हो गया, इसका रिप्रेजेंटेशन अब इस तरह से होगा, ठीक है, ये आप लोगों ने इसका नेम रिमेंबर रखना है। इसको हम XXY क्रोमोसोम भी कह सकते हैं, XXY ट्राइसोमी भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि कंफ्यूज होते हैं कि वहाँ पे दिया गया था कि मोनोसोमी में सिर्फ एक X क्रोमोसोम था, तो यहाँ पे Y भी है, और यहाँ पे दिया गया है कि ट्राइसोमी, तो ये तो गलत होगा, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि X को हम मोनोसोमी कहते हैं, बल्कि जो भी क्रोमोसोम हो चाहे वो X हो या Y हो, ठीक है, उस क्रोमोसोम को ये ट्राइसोमी, मोनोसोमी वगैरह ये नेम रेफर करते हैं। तो यहाँ पे अब 3 क्रोमोसोम है XXY, तो इसको हम नेम रेफर करेंगे ट्राइसोमी, यानी 3 क्रोमोसोम आए हैं एक मेल में, जिसको फिर हम नेम क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, XXY सिंड्रोम या 47XXY सिंड्रोम रेफर करते हैं, ठीक है, या XXY ट्राइसोमी, और 3+X भी कह सकते हैं, क्रोमोसोम विद Y भी कह सकते हैं, ठीक है, ये हमारे साथ 3+X क्रोमोसोम विद Y, ये एक अलग नेम है, ये सारे नेम जो है ना क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है, ये आप लोगों ने MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से रिमेंबर रखने हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लिनेफेल्टर्स अप्रॉक्सीमेटली 1 in 500 to 1000, ठीक है, बताया गया है कि क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम जो है ना ये 500 बच्चों में या 1000 बच्चों में एक को ज़रूर होगा, ठीक है, मतलब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इतनी ज़्यादा है, जबकि टर्नर सिंड्रोम जो है ना वो 2500 में, मैंने आप लोगों को बताया पिछले लेक्चर में कि जो टर्नर सिंड्रोम है वो 2500 में एक लड़की को हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम जो है ना वो ज़्यादा है क्योंकि ये 500 to 1000 जो है ना वो एक बच्चे को हो सकता है। इसका मतलब ये है कि 2500 में 2 या 3 बच्चे होंगे क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम के साथ। अच्छा, वेरिएशंस की तरफ देखते हैं तो इसमें चेंजेस भी आते हैं, कुछ क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम जो है ना उसके अलग अलग टाइप है, फिर एक टाइप ये भी हो सकती है कि जो 1X क्रोमोसोम है उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, जैसे कि 48XXY क्रोमोसोम, और ये एक जो बच्चा होता है वो 18,000 से 50,000 तक, मतलब इतनी फ्रीक्वेंसी में एक बच्चा जो है ना वो ऐसा पैदा हो सकता है जिसमें XXY हो, ठीक है, जिसको फिर हम नेम रेफर करते हैं 48XXY, ठीक है। इसी तरह से एक और अदर टाइप है जो कि हमारे साथ क्या है 48XXY, ठीक है, ये भी एक मेल बर्थ होगी और उसमें भी क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम होगी, ठीक है, यानी मेल बच्चा होगा लेकिन क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम के साथ होगा, ये भी एक टाइप ऑफ क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि पिछले स्लाइड में जो फर्स्ट स्लाइड है उसमें मैंने आप लोगों के साथ बताया कि क्या होगा 1 or more X क्रोमोसोम, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा X क्रोमोसोम भी हो सकती है एक्स्ट्रा। द इंसिडेंट ऑफ 49 भी हो सकती है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि एक बच्चा 85,000 to 1,00,000 मेल बर्थ में क्या होगा, और जो 1 बच्चा है वो ऐसा होता है कि एक अनदर टाइप ऑफ क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम हो जिसमें 4X and 1Y हो, जिसको हम 49 4X 1Y रेफर करते हैं ये नेम, ठीक है, और इसको भी हम क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम होता है, जबकि नॉर्मल क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम जो है ना जो कि कॉमन है वो कितना है, वो XXY है, ठीक है, वो क्या है, वो XXY है, लेकिन ये फिर फर्दर टाइप से जो कि ये चांसेस भी हो सकती है, इसकी भी इंसिडेंस आ सकती है। अच्छा, काजेस की तरफ आते हैं
तो काजेज ऑफ क्लिनफिल्टर सिंड्रोम क्या हो सकती है? मैकेनिज्म फॉर रिटेनिंग द एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम इज थ्रू अनान डिसजंक्शन। मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम ये किस वजह से होती है? नॉन डिसजंक्शन की वजह से होती है। मतलब ये कि जब मियोसिस एंड माइटोसिस होती है ना, तो मियोसिस 2 में जब डिवीजन ऑफ या सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम होती है जो कि 4 क्रोमोसोम को कन्वर्ट हो जाती है, तो उस दौरान क्या होती है? उस दौरान उसकी जो सेपरेशन है वो सही से नहीं हो जाती, उसमें एरर आ जाती है और उस एरर की वजह से फिर बच्चा जो है ना वो क्लिनफिल्टर सिंड्रोम या टर्नर सिंड्रोम या डाउन सिंड्रोम के साथ पैदा होता है। ठीक है, तो अब इसकी मैकेनिज्म क्या है कि ऐसा होता है कि जब सेपरेशन यानी नॉन डिसजंक्शन मतलब नॉन मतलब नॉट, ठीक है, डिस मतलब नॉट एंड जंक्शन मतलब सेपरेशन। तो जब नॉट यानी माइनस माइनस इक्वल टू प्लस, तो इसका मतलब ये है कि जंक्शन मीन सेपरेशन। जब सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाती है ना ड्यूरिंग मियोसिस 2 एंड द फीमेल में जब सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम होती है ड्यूरिंग मियोसिस 2, तो उस दौरान क्या होती है? उस दौरान एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो है ना वो चला जाता है और वो उस एक्स्ट्रा क्रोमोसोम की वजह से फिर जो बच्चा पैदा हो जाता है तो वो क्लिनफिल्टर सिंड्रोम होता है। नॉन डिसजंक्शन विद अकर, ये नॉन डिसजंक्शन जो है ना ये हमारे साथ सिस्टर क्रोमोटाइड्स में भी अकर हो सकती है। ठीक है, व्हेन सिस्टर क्रोमोटाइड ऑन द 6th क्रोमोसोम, इन दिस केस एन एक्स क्रोमोसोम एंड एन एक्स फेल टू सेपरेट। ठीक है, ऐसा होता है कि मियासिस होता है और मियासिस के दौरान ऐसा होता है कि एक अनदर केस अगर होता है, ये नहीं जब सेपरेशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम होती है तो वो सेपरेशन नहीं हो जाती। जब वो सेपरेशन नहीं हो जाती तो उस वजह से क्या होती है? तो उस वजह से हमारे साथ ये कंडीशन अकर हो जाता है, यानी क्या होती है? क्लिनफिल्टर सिंड्रोम अकर हो जाती है। ठीक है, इन डबल एक्स एग्स इज प्रोड्यूस विच व्हेन फर्टिलाइज्ड विद अ वाई स्पर्म यील्ड XXY ऑफस्प्रिंग। ठीक है, जिसके साथ फिर बच्चा पैदा हो जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और वो क्या होती है? XXY ऑफस्प्रिंग होती है, यानी वो बच्चा XXY के साथ पैदा होता है जो कि मेल होती है, बट फीमेल कैरेक्टर उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं कि क्लिनफिल्टर सिंड्रोम जो है ना ये किसने डिस्कवर किया था? मैंने आप लोगों को बताया कि 1942 में ये डॉक्टर हैरी क्लिनफिल्टर ने डिस्कवर किया था। इट इज़ काज्ड बाय एन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम कंट्रीब्यूटेड बाय वन ऑफ द पेरेंट्स। ये क्या होता है कि एक पेरेंट से क्या होते हैं? एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाती है, चाहे वो माँ से हो या बाप से हो, लेकिन ज़्यादातर माँ से आ जाती है क्योंकि बाप में तो XY क्रोमोसोम होती है और माँ में डबल एक्स क्रोमोसोम होती है, तो माँ से 2 एक्स क्रोमोसोम आ जाती है और बाप से Y क्रोमोसोम। तो इस वजह से फिर हमारे साथ जो सिंड्रोम अकर हो जाती है तो वो क्या होती है? वो XXY क्रोमोसोम होती है जो कि मेल होती है बट विद XXY। ठीक है, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम अकर इन अबाउट 1 in 700 मेल बर्थ। ठीक है, ऐसा भी होता है कि वहाँ पे लिखा गया है कि 500, लेकिन एवरेज अगर निकाले तो 1 in 700 मेल जो है ना वो क्या होती है? मतलब एक बच्चा क्लिनफिल्टर सिंड्रोम के साथ प्रोड्यूस होता है। ये आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स के XY + X, अगर मेल +1 फीमेल क्रोमोसोम जो है ना वो इकट्ठे हो जाए तो क्या होता है? XXY क्रोमोसोम। और इसी तरह से डबल एक्स अगर माँ की तरफ से आ जाए और एक बाप की तरफ से Y क्रोमोसोम आ जाए तो फिर भी क्लिनफिल्टर सिंड्रोम अकर हो जाती है। ये फार्मूले के साथ जो कि मैथ्स फार्मूला है हमारे साथ, इसके साथ अगर आप लोग ये अप्लाई करें तो ये हमारे साथ ये क्रोमोसोम बन जाती है और जो कि क्लिनफिल्टर सिंड्रोम होते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट बताया गया है कि मेल विथ क्लिनफिल्टर सिंड्रोम ऑफन हैव सिम्टम्स। ठीक है, मेल में कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जिसमें क्लिनफिल्टर सिंड्रोम्स को दे में हैव डिलेड लर्निंग। उसकी जो लर्निंग एबिलिटी होती है ना वो बहुत कमज़ोर होती है। जिस तरह से टर्नल सिंड्रोम में फीमेल में लर्निंग एबिलिटी जो है ना वो कमज़ोर थी, इसी तरह से मेल में भी ये लर्निंग एबिलिटी ड्यूरिंग क्लिनफिल्टर सिंड्रोम बहुत वीक होती है। ठीक है, इट मे आल्सो टेक देम टाइम टू स्पीक, वॉक एंड रीड। वो टाइम लेता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल पीपल जितनी रिमेंबरिंग में, जितनी वॉकिंग में, जितनी स्पीकिंग में, जितनी रीडिंग में टाइम लेता है ना उसके कंपेयर ये ज़्यादा टाइम लेता है। ठीक है, रीडिंग, वॉकिंग एंड स्पीक करने के लिए। सम विथ क्लिनफिल्टर सिंड्रोम मे बी
मेंटली रिटार्डेड। क्या होता है कि कुछ लोग जो कि क्लेम्पेल्टर सिंड्रोम के साथ होता है तो वो मेंटली भी रिटार्डेड होते हैं, यानी मेंटली कंफ्यूज्ड होते हैं, मेंटली ठीक नहीं होते। मोस्ट ऑफ दीज मेल्स विल बी स्टेराइल, और ये ज़्यादातर मेल जो है ना ये स्टेराइल होते हैं। अब इसके कुछ और फिजिकल जो साइन एंड सिम्टम है तो वो क्या होगी ड्यूरिंग क्लेम्पेल्टर सिंड्रोम, जिस तरह से टर्नल सिंड्रोम की होती थी। तो इसके जो लेग्स होंगे ना, ये लेग्स ये बहुत लॉन्ग होंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा लॉन्ग होंगे। जिस तरह से नॉर्मल में होते हैं तो उस तरह से ये नॉर्मल, मतलब नॉर्मल लोगों में जितने लेग्स होते हैं ना उसके कंपेयर ये लॉन्ग होंगे। वाइट है, इसकी हेप जो है ना वो वाइट होगी, ठीक है। एनलार्ज ब्रेस्ट, इसकी ब्रेस्ट जो है ना वो एनलार्ज हो गई होगी, यानी ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो गई होगी। स्पेयर्स बॉडी हेयर्स, जो बॉडी हेयर्स होंगे ना वो फीमेल की तरह नहीं होंगे, मतलब स्पेयर्स होंगे, ठीक है। स्मॉल टेस्टिकल्स, टेस्टिकल जो है ना वो स्मॉल होगी, ठीक है, टेस्टिकल्स की स्मॉल जो साइज़ होती है ना वो स्मॉल होगी। फीमेल टाइप प्यूबिक हेयर पैटर्न होगी इसमें, ठीक है। एंड लेस मस्कुलर, इसकी जो मसल्स होगी वो लेस होगी। जिस तरह से फीमेल में मसल जो है ना वो वीक होते हैं, कम होते हैं, तो इस तरह से इन लोगों में भी, यानी क्लेम्पेल्टर सिंड्रोम के मेल्स में भी मसल कम होगी, ठीक है। एंड वीकर बोन्स, और इसकी बोन्स जो है ना वो वीकर होगी। अगर आप लोग इसकी बॉडी स्ट्रक्चर की तरफ देख लें तो बिल्कुल फीमेल की तरह है, तो इसमें ज़्यादा करेक्टरिस्टिक जो है ना वो फीमेल की तरह है। और इसकी जो शोल्डर होगी तो वो नैरो होगी, ठीक है। टेंडेंसी ऑफ ग्रो फ्यूअर चेस्ट हेयर, चेस्ट हेयर जो है ना वो बहुत फ्यूअर होगी। एंड पुअर बियर्ड ग्रोथ, इसकी जो बियर्ड ग्रोथ होगी ना वो भी पुअर होगी, कम होगी। एंड बाल्डनेस एब्सेंट, और इसकी जो फ्रंटल बाल्डनेस होती है ना यहाँ पे वो क्या होगी, एब्सेंट होगी। अच्छा, अब सिम्टम्स ऑफ क्लेम्पेल्टर सिंड्रोम में लैंग्वेज सिम्टम्स की तरफ आते हैं। तो लैंग्वेज सिम्टम्स जो है ना, इसकी जो लर्निंग एबिलिटी होगी, जो टॉक होगी तो वो लेट होगी, ठीक है। ट्रबल एक्सपीरियंसिंग थॉट एंड नीड, ऐसा होता है कि जो क्लेम्पेल्टर सिंड्रोम का बच्चा होता है ना उसको अगर हम एक चीज़ की आवाज़ दे तो वो दूसरा चीज़ उठा के लाता है, यानी उसकी ट्रबल एक्सप्रेसिंग होती है। ऐसा हम करते हैं कि उसे कहते हैं कि बुक लाओ, तो वो क्या कहती है, नोटबुक लाती है या पेंसिल लाती है, उसकी जो सोच है वो ट्रबल होती है, ठीक है, कंफ्यूजिंग होती है। प्रॉब्लम रीडिंग, उसमें उसको प्रॉब्लम रीडिंग होती है, यानी रीडिंग के दौरान उसको प्रॉब्लम्स होते हैं, वो रीडिंग सही से नहीं कर सकती, ठीक है। ट्रबल प्रोसेसिंग व्हाट दे हेयर, और मतलब वही जो ट्रबल थॉट की बात हमने की, इसी तरह से ट्रबल हियरिंग भी होती है, यानी हम एक चीज़ की आवाज़ देते हैं और वो दूसरा चीज़ उठा के लाता है। अदर सिम्टम्स क्या हो सकते हैं कि नॉर्मल सेक्स लाइफ, उसकी जो सेक्स लाइफ है वो नॉर्मल होगी लेकिन वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, यानी वो इनफर्टाइल होगी, ठीक है। प्रोड्यूस मच लेस टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि उसकी जो टेस्टोस्टेरोन होती है वो बहुत कम होती है। ट्रीटमेंट ऑफ क्लेम्पेल्टर सिंड्रोम, अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स क्या ट्रीटमेंट हो सकती है क्लेम्पेल्टर सिंड्रोम के मेल की, ठीक है। मेल विथ क्लेम्पेल्टर सिंड्रोम कैन बी गिवन टेस्टोस्टेरोन थेरेपी, क्या कर दे सकते हैं कि जो मेल ड्यूरिंग क्लेम्पेल्टर सिंड्रोम हो तो वो क्या प्रोड्यूस कर सकती है, वो टेस्टोस्टेरोन थेरेपी कर सकती है, ठीक है। क्लेम्पेल्टर सिंड्रोम के दौरान वो टेस्टोस्टेरोन की थेरेपी कर सकती है, यानी वो अपनी जो इनफर्टिलिटी है या जो अपनी जेनेटिकल प्रॉब्लम है या जो सेक्सुअल प्रॉब्लम है उसको थोड़ा क्या कर सकती है, इम्प्रूव कर सकती है, ठीक है। इफ़ गिवन अराउंड द एज ऑफ प्यूबर्टी, अगर ये प्यूबर्टी के एज में गिवन करे तो क्या हो सकती है, मतलब अगर ये ट्रीटमेंट ड्यूरिंग प्यूबर्टी के टाइम करे तो इसकी जो बॉडी डेवलपमेंटल है वो नॉर्मल होगी, ठीक है, नॉर्मल बॉडी डेवलपमेंटल हो सकती है उस लड़की की, ठीक है। इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट may have able to help a male with क्लेम्पेल्टर सिंड्रोम to get a woman pregnant, क्या कर सकता है कि इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट जो होते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, वो उस मेल की जो कि क्लेम्पेल्टर सिंड्रोम के साथ है वो उसकी हेल्प कर सकती है, वो इसके ऐसा ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ऐसा हार्मोन उसमें इंजेक्ट कर सकती है कि उसकी जो वोमिन होगी वो प्रेग्नेंट बन सकती है, ठीक है। इसका मतलब इनफर्टिलिटी जो है ना वो दूर कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अब है लाइफस्टाइल, क्लेम्पेल्टर सिंड्रोम के साथ जो लाइफस्टाइल है वो किस तरह से होगी। तो अगर एज अ बेबी, एज अ चाइल्ड, एज अ टीन एजर इसकी लाइफस्टाइल को हम देख ले तो इसकी जो सिट अप है या जो क्रॉल है जिसको हम क्या कहते हैं, जो बच्चे क्राउलिंग करते हैं, ठीक है, एंड जो वॉकिंग है तो ये एबिलिटी जो है ना ये लिटर होगी, मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा। अदर
देन एंड पॉइंट जो होती है, मतलब जो नॉर्मल एंड पॉइंट होती है वो जल्दी से ये सारे एबिलिटी स्टार्ट करते हैं, और जो क्लेनफेल्टर सिंड्रोम के साथ बेबी होगा तो वो थोड़ा टाइम लेगा, उसके बाद फिर ये एबिलिटी उसमें आ जाती है। टेंड टू बी टैलर एंड हैव लेस मसल कंट्रोल देन अदर बॉयज़, ठीक है। इसकी जो हाइट होगी तो वो अदर बॉयज़ से ज़्यादा होगी, मतलब एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल बॉयज़ वो ज़्यादा टॉल होगा, ठीक है। और उसकी मसल कंट्रोल जो है ना वो भी नॉर्मल बॉयज़ से लेस होगा, कम होगा, ठीक है। अच्छा, मैं हैव लैंग्वेज प्रॉब्लम, उसको लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो सकती है, वो ज़्यादा स्पीक वगैरह नहीं कर सकती, लर्न नहीं कर सकती, ठीक है। एंड ज़्यादा हमेशा क्वाइट रहती है और अनडिमांडिंग रहती है, मतलब ज़्यादा डिमांड भी नहीं करता और क्वाइट रहता है, ठीक है, किसी चीज़ का डिमांड नहीं करता। एंटरिंग प्यूबर्टी दीज मेल डोंट मेक एज मच टेस्टोस्टेरोन, और ड्यूरिंग जब वो प्यूबर्टी में एंटर होता है तो ये मेल जो है ना ये क्या करती थी, ये मतलब डजेंट मेक एज मच टेस्टोस्टेरोन, ये ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन जो है ना वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते क्लेनफेल्टर सिंड्रोम के साथ जो मेल्स होते हैं। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं तो वो उसमें ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होते। अच्छा स्टूडेंट्स, अब एडल्ट लाइफ में देखते हैं कि क्लेनफेल्टर सिंड्रोम के साथ लाइफ किस तरह से एडल्ट की लाइफस्टाइल होगी, ठीक है। तो लुक सिमिलर टू नॉर्मल मेल्स, वो नॉर्मल मेल्स की तरह दिखाई देते हैं, बट नॉर्मल मेल्स से टॉलर होते हैं क्लेनफेल्टर सिंड्रोम वाले मेल्स, ठीक है। लाइकली टू हैव हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है इस दौरान, क्लेनफेल्टर के दौरान उसको ब्रेस्ट कैंसर हो सकती है, ठीक है, वेंट डिजीजेस हो सकते हैं एंड टूथ डिके हो सकती है, ठीक है। और दूसरा ये कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि सिंड्रोम है, क्लस्टर ऑफ डिजीज़ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इन लोगों का जो क्या होगी, जो मतलब इम्यूनिटी होगी वो बहुत कमज़ोर होगी। कैन नॉट फर्दर चिल्ड्रन ड्यू टू इनफर्टिलिटी, और ये ज़्यादातर इनफर्टिलिटी होती है, तो ड्यू टू इनफर्टिलिटी जो फादर होते हैं वो चिल्ड्रन पैदा नहीं कर सकते, ठीक है, यानी वो इनफर्टिलिटी होती है, तो इस वजह से बच्चे जो है ना वो पैदा करना थोड़ा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। मैं हैव अ हार्डर टाइम ड्यूरिंग डूइंग वर्क दैट इन्वॉल्व्स रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है। और इन लोगों के लिए ये बहुत हार्डर टाइम होता है, बहुत ही मुश्किल काम होता है कि वो जब काम करते हैं या रीडिंग करते हैं या राइटिंग करते हैं तो इन लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत मेंटली प्रॉब्लम भी होते हैं, फिजिकली प्रॉब्लम भी होते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स अकर हो जाते हैं। नॉर्मल सोशल लाइफ विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, बाकी नॉर्मल सोशल लाइफ गुजरते हैं फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं। गायनोकमिस्टीशिया मतलब गायनी से आप लोग आगाज़ कर सकते हैं कि फीमेल की डिसऑर्डर यानी जो एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट हो जाती है तो उसको हम कहते हैं गायनोकमिस्टीशिया, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं क्लेनफेल्टर सिंड्रोम के साथ जो लोग होते हैं, जो मेल्स होते हैं, तो उसमें क्या होगी, गायनोकमिस्टीशिया होगी, इसी तरह से एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट होगी। फोटो ऑफ मैन विल सवेयर एसिमेट्रिकल गायनोकमिस्टीशिया followed by a photo of the same male after a liposuction procedure, ठीक है। क्या किया है कि जब ये मेल जो है ना ये क्या है, ये भी मतलब क्लेनफेल्टर सिंड्रोम के साथ है और ये भी वही मैन है, लेकिन इसने एक प्रोसीजर किया है जिसको कहते हैं लिपोसक्शन जो है ना, इसमें ज़्यादातर जो फीमेल होते हैं ना उसमें क्या होती है, फैट्स ज़्यादा होती है, ठीक है। तो लिपोसक्शन एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें जो लिपिड्स है ना उसको ख़त्म कर देते हैं, उसकी सक्शनिंग कर देते हैं, ठीक है। तो जब लिपिड्स की सक्शन किया है तो उसके बाद वही मेल है, लेकिन यहाँ पे उस प्रोसीजर के बाद आप लोग देख सकते हैं वो ठीक हो गया है, उसके जो ब्रेस्ट है वो बिल्कुल नॉर्मल में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या है, ये भी क्लेनफेल्टर सिंड्रोम अभी भी है, लेकिन इसने लिपोसेक्शन की है तो इसकी जो एनलार्ज ब्रेस्ट है वो ठीक हो गया है। तो चलो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा जो लेक्चर है वो कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर को ही हम कंटिन्यू करेंगे, यूनिट को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल लेक्चर्स बाय नाया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को बहुत जल्द मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।